अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं शहरयार भट्ट और मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अजीम, हेड ऑफ विजिट डारसन सिक्योरिटीज़। नाज़रीन, आप देख रहे हैं डारसन सिक्योरिटीज़ का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हम डिस्कशन करेंगे, हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वजह है कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट मुसलसल नीचे आ रही है। क्या वाकई जंगी खतरात हैं जिसकी वजह से मार्केट इतनी नीचे आ रही है, या फिर कोई और अवामिल भी हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में इतनी मैसिव करेक्शन देखी। आपको याद होगा कि मार्केट ने 1,91,000 का हाई किया था 26 जनवरी 2025 को। उसके बाद स्टेट बैंक ने इंटरेस्ट रेट मेंटेन रखे और मार्केट में गिरावट का सिलसिला उस दिन से शुरू हुआ और आज मार्केट तकरीबन 44,000 पॉइंट खो चुकी है। आज कारोबारी हफ्ते का आगाज़ हमने देखा है कि मार्केट में तकरीबन 11,000 से ज़ायद पॉइंट की कमी देखने में मार्केट को एक बार फिर होल्ड कर गया। कंटिन्यू सेकंड वीक है कि सेकंड टाइम हमने मार्केट को होल्ड किया है। तो अदीम, आप क्या समझ रहे हैं कि आप वाकई मार्केट में जो इतनी बड़ी गिरावट आई है वो ऑयल प्राइसेस हैं या क्या और क्या? देखें भट्ट साहब, मेन जो कॉज तो ऑयल है और एक जो जंग की जो एक सूरत हाल है, मेनली जो हमारा जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज़ है वहाँ से जो जब से ईरान ने बताया कि वहाँ से किसी टैंकर को नहीं जाना, उसके बाद एक पूरी दुनिया में जो है एक पैनिक फैल चुका है। ऑयल प्राइसेस रुकने का नाम नहीं ले रही और हमारी जैसे इकनॉमी इतनी अभी जस्ट स्टेबल करने की हम कोशिश ही कर रहे थे। तो अब जो है लोगों को समझ नहीं आ रहा कि चीज़ें कहाँ तक जाएंगी। इतनी ज़्यादा कोई हमारे पास इन्वेंट्री भी नहीं है, मोस्टली 23 डेज़ की हमारे पास इन्वेंट्री है। अब वो इन्वेंट्री तो पड़ी हुई थी पुरानी, वो तो बेशक कम रेट पे थी, तो कुछ कंपनीज़ को इन्वेंट्री गेन भी होता है, जैसे रिफाइनरी को हो जाता है, कुछ OMCs कंपनीज़ को हो जाता है। लेकिन एक ऐसा पैनिक फैला कि जैसे पूरे मुल्क में जैसे पेट्रोल है ही नहीं और आगे फिर हमें जो है वहाँ जहाँ से हमारा आता है वहाँ पेट्रोल आने के भी थोड़े से हैं चांसेस कि अब आ जाएगा दूसरी जगह से, सऊदी ने यकीन दहानी कराई। लेकिन उसके बावजूद ये पैनिक जो है ये पैनिक ख़त्म नहीं हो रहा। अब आगे इसको हम किस तरह देख रहे हैं, जंग कब तक जाएगी और जिस तरह ये पूरी दुनिया में एक जो इम्पैक्ट आया हुआ है, तो लगता नहीं है कि इस जंग को जो है ज़्यादा देर तक पूरी दुनिया जो है वो बर्दाश्त कर सकती है। कोई ना कोई जो इनको फैसला करना पड़ेगा। अब इसको अब देखें कि अब कौन कौन से सेक्टर पे फ़र्क आ रहा है या फंडामेंटली किन सेक्टर पे फ़र्क आएगा, ये मालूम करना जो है अभी इस लेवल पे बड़ा मुश्किल है। सही कह रहे हैं आप अजीम। जैसा कि हमने देखा कि ऑयल प्राइसेस, नाज़रीन आपको बताते चलें कि काफ़ी अरसे से मेंटेन थे 60 एंड 65 बैरल के आसपास ट्रेड कर रहे थे और पिछले 5 दिनों में हमने देखा कि इसमें तकरीबन 65% के करीब इजाफा हुआ। जब ऑयल प्राइसेस इतने बढ़े और गवर्नमेंट ने 55 रुपये पर लीटर प्राइसेस इंक्रीज़ किए लोकली, तो उसके बाद काफ़ी ज़्यादा हमने देखा कि रेजिस्टेंस का सामने करने पड़ा, काफ़ी एहतजाज भी हुए कंट्री के अंदर, एकदम इतने नहीं बढ़ा देने चाहिए थे। लेकिन जब ऑयल प्राइसेस इतने बढ़े थे, इन्वेंट्री की जहाँ तक अजीम ने आपको बताया कि रिफाइनरीज के पास पड़े हुए थे, ऑयल के पास, ऑयल कंपनी के पास पड़े थे, तो इम्कान ये जाहिर किया जाता है जब कारोबार का आगाज़ होगा तो ऑयल एंड गैस सेक्टर थोड़ा अच्छा परफॉर्म कर सकता है, रिफाइनरीज बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने इनको भी डाउन साइड के ऊपर जाते हुए देखा है, डाउन लॉक्स लगते हुए देखें। तो OGDCL के पर्टिकुलर स्टॉक की अगर बात करें तो उसमें कुछ रिकवरीज हुई, लेकिन अगेन जो रिफाइनरी के स्टॉक्स हैं वो इतना ज़्यादा नीचे आए हैं। तो हमारे नाज़रीन ये जानना चाह रहे हैं क्या वजह है कि उन स्टॉक्स के अंदर तो रिकवरीज आनी चाहिए थी, वो क्यों रिकवर नहीं? देखिए, रिकवरी उस सूरत में आएगी जब चीज़ें थोड़ी सी स्टेबल होने की कोई उम्मीद होगी। इस वक्त जो है चीज़ें कंटिन्यूसली हर रोज़ बरोज़ जो है चीज़ें और डिक्लाइन की तरफ जा रहे हैं। हाँ, अगर कोई टेबल टॉक शुरू हो जाए तो हो सकता है लोग एक मोटिवेट उसको फैक्टर बना के जो दोबारा इन्वेस्ट करें। अभी इन्वेस्टर हमसे यही पूछ रहा है कि क्या अभी टाइम है बाय करने का, तो हम उनको ये बताएं कि रोज़ दिन ब दिन जो है चीज़ें, अभी आज से 3 दिन पहले भी बहुत सौ का ही क्वेश्चन था कि क्या खरीद लें। अगर उनको हम उस वक्त मशवरा देते कि आप बाय कर लें तो आज और कीमतें नीचे हो गई हैं। अभी भी हम कुछ कह नहीं सकते कि आगे अगले आने वाले दिनों में क्या हालात होंगे। अगर वहाँ जाके कोई हमें कोई होप नज़र आए, जो फ़िलहाल हमें नज़र नहीं आ रही, लेकिन ये है कि कोई अगर किसी भी किस्म की इंटरनेशनल लेवल पर कोई टॉक्स हों तो वो टाइम होगा राइट फॉर बाय। आपके पास स्टॉक्स, सारे स्टॉक्स ही बहुत नीचे हैं। सारे स्टॉक जो फंडामेंटली हैं, सारे ब्लू चिप स्टॉक्स हैं, सारी इस वक्त जो है हम देख रहे हैं कि वो स्टॉक भी जिन पे कभी फ्लोर नहीं लगा, वो स्टॉक्स भी जो है फ्लोर की तरफ गए हुए हैं। तो आप रेडी रहें अपने कैश में पोजीशन लेके, और जहाँ थोड़ी सी अगर आपको लगे कहीं उम्मीद है तो आप फ़ौरन जो है उसमें बाई की तरफ जाएँ। जी बिल्कुल ऐसे ही होता है नाज़रीन कि आप देखते हैं कि जिस तरह जब पैनिक आती है, पैनिक सेलिंग होती है, तो अक्रॉस द बोर्ड हमें देखने में आती है, तमाम सेक्टर में नज़र आती है। खासतौर पर अगर रिजल्ट सीज़न की बात करें तो आउटस्टैंडिंग रिजल्ट सीज़न गुजरा जिसमें बैंक्स ने आउट परफॉर्म किया है, कंटिन्यू अच्छे पे आउट भी दिए हैं, डिविडेंड भी अच्छे दिए हैं और कैपिटल गेन भी बहुत अच्छा हुआ। अगर बात कर लें नेशनल बैंक का 35 रुपीज़ डिविडेंड इन्होंने किया, BOP ने भी बड़ा अच्छा डिविडेंड अनाउंस किया, मीज़ान बैंक ने 7 रुपये डिविडेंड दिया, UBL ने 8 रुपये डिविडेंड दिया। तो हमारे ख्याल में बैंक तो कंटिन्यू अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और गवर्नमेंट की बोरिंग भी आ रही है। आप देख रहे हैं जैसे TFC में कंटिन्यू बाइंग कर रहे हैं, लेकिन अब सवाल जिस तरह से ये करते हैं कि क्यों नहीं इनके अंदर बाइंग देखने में आ रही, तो वजूहत यही है कि जब पैनिक सेलिंग आती है
तो अक्रॉस द बोर्ड आती है। सरमाएकारों के पास कोई स्टॉक्स होते हैं वो बेचते हैं। आपको याद होगा लिवरेज पोजीशन हमारी 119 अरब रुपए के पास चली गई थी और अब अराउंड 56-57 बिलियन के आसपास हमारी लिवरेज पोजीशन है। लिवरेज भी काफ़ी कम हुई है। जब मार्केट नीचे आती है तो लिवरेज के ऊपर सेलिंग आती है, वो आप देखते हैं, और फोर्थ सेलिंग भी होती है कुछ मेंबर्स की तरफ से, जिसके बायस कुछ जगह बनती है। अगेन हमारा ये ख्याल है कि मार्केट में कोई पोटेंशियल है और मार्केट में रिकवरीज दिखा सकती है। अगर जंग के मामला अगर एक जगह सेटल डाउन होते हैं, ऑयल प्राइसेस नीचे आती हैं, तो फिर उसके बाद मार्केट कुछ रिकवरी दिखाती है। साथ ही साथ IMF का प्रोग्राम भी हमारे साथ चल रहा है। IMF के बारे में जान लेते हैं। अजीम, आपके पास क्या अपडेट्स हैं IMF? देखिए, IMF की तरफ से तो बिल्कुल चीज़ें क्लियर हैं कि जो इंटरनेशनल प्राइसेस होंगे उसके हिसाब से आपकी जो प्राइसेस हैं वो रिफ्लेक्ट करनी चाहिए, और गवर्नमेंट ने बिल्कुल वही किया कि 55 रुपीज़ जो इंक्रीज़ किए हैं वो उन्होंने IMF का, क्योंकि अभी प्रोग्राम भी चल रहा है, उसमें हमें पेमेंट्स भी लेनी है, जो RSF प्रोग्राम है, EFF प्रोग्राम, उसके साथ साथ एक इन्फ्लेशन का कितना इम्पैक्ट आएगा। हमारी एक डेवलपिंग इकनॉमी है, अब हमें आगे जो ऑयल प्राइसेस एकदम इंक्रीज़ हुई हैं, इन्फ्लेशन पे कितना इम्पैक्ट आएगा अभी बताना बिल्कुल कबल अज़ वक्त है, क्योंकि वीकली जो गवर्नमेंट ने कहा है कि वो प्राइसेस जो है वो इंक्रीज़ करेंगे, और प्राइसेस ना इंटरनेशनल लेवल पर रुकने का नाम ले रही है और ना गवर्नमेंट को इसको रोकने वाली है, क्योंकि उसको जो IMF के जैसे IMF बोलेगा वैसे उसको करना पड़ेगा। अब उसके साथ साथ आज जो है मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग भी है। अब मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग वैसे अभी तो आखिरी अगर देखें तो 7 CPI के जो नंबर हैं ईयर ऑन ईयर 7% है, लेकिन अभी तो देखते हुए इस प्रीवियस डेटा को देखते हुए, प्रीवियस मंथ के डेटा को, तो मॉनेटरी पॉलिसी का रेट नहीं बढ़ाना चाहिए। लेकिन प्रोएक्टिव अप्रोच इसमें आमतौर पर होती नहीं है कि अभी हमें आगे इन्फ्लेशन नज़र आ रही है तो SPB यहाँ पे रेट बढ़ा दें, इसलिए मेजॉरिटी का यही चांस है कि स्टेटस को रहेगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आज नहीं बढ़ेगा। लेकिन क्या अगली मॉनेटरी पॉलिसी में नहीं बढ़ेगा, तो ये तो कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन उसमें यही चांसेस है कि रेट बढ़ेगा। तो इन सब अनसर्टेनिटी को देखते हुए कि अगली अगर मीटिंग होगी उसमें कितना बढ़ेगा, ये ना हो कि स्टेट बैंक पाकिस्तान को कुछ पता नहीं था इसी मीटिंग में बढ़ा दें रेट, तो अब ऐसी एक अनसर्टेनिटी की कंडीशन है कि हम इसमें कुछ भी बात करना जो है वो नहीं कर सकते। लेकिन यह है कि अभी भी बहुत वॉलेटाइल पोजीशन पे इस वक्त पाकिस्तान की एक छोटी सी मार्केट है। पूरी इस वक्त आपको पता है पूरी एशियन मार्केट हिली हुई है, इंटरनेशनल मार्केट हिली है, और आज तो खासतौर पे एशियन मार्केट भी हिली है। तो अब पाकिस्तान की इकॉनमी एक वैसे जैसे मतलब एक डेवलपिंग फेज़ में है, तो ये इन्फ्लेशन को इतनी जो अगर ज़्यादा हैवी इन्फ्लेशन आएगा तो पाकिस्तान तो मेरे ख्याल से अगर बहुत ज़्यादा अगर ऑयल प्राइसेस बढ़ गई तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान जैसी इकनॉमी जो है उसको किस तरह टैकल करेगी। तो ये सब चीज़ों को वो जाहिर सी बात है आवाम पे बर्डन देगी। अब आवाम पे बर्डन देगी तो कितना देगी, किस हद तक आवाम भी बर्दाश्त कर सकती है। ये सारी चीज़ें जो है इसको देख के एक बहुत बड़ा एक पैनिक बना हुआ है। वेरी गुड। बाकी जहाँ तक मॉनेटरी पॉलिसी की बात है, आज हम देख रहे हैं कि मार्केट में जो इतनी बड़ी गिरावट आई है उसमें एक बड़ा जो वजह है वो मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग भी है। आपको याद होगा कि जो लास्ट मॉनेटरी पॉलिसी हुई थी 26 जनवरी 2026 को, जब स्टेट बैंक ने अपने स्टेटस को मेंटेन रखा था, मार्केट फोरकास्ट कर रही थी 50 बेसिस पॉइंट कट, लेकिन IMF की जान से मेंटेन रखा। उसके बाद से ही हम देख रहे हैं मार्केट में कंटिन्यू सेल आउट हो रही है और मार्केट तकरीबन 44,000 पॉइंट कम हो चुकी है। अब चूंकि स्टेट बैंक फॉरवर्ड लुकिंग होती है मॉनेटरी पॉलिसी और वो आगे की चीज़ें देख रहे होते हैं, और अगर आप पिछली मॉनेटरी पॉलिसी में भी अगर आप जायज़ा लेंगे तो स्टेट बैंक ने खदशात जाहिर किए थे कि आने वाले दिनों में इन्फ्लेशन बढ़ने जा रही है, करंट अकाउंट पर प्रेशर होने जा रहा है, और ऑयल प्राइसेस को उन्होंने ख़ास तौर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस रखा था। हमें लग रहा है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में स्टेट को इस बार अगर मेंटेन रखते हैं तो मार्केट आने वाले दिनों में रिकवर करेगी। अदरवाइज़ अगर इंटरेस्ट रेट को यहाँ से फर्दर हाइक किया गया, बढ़ाया गया, तो फिर ये मार्केट के लिए जलती पे तेल का काम करेगा और मार्केट फर्दर इसको नेगेटिव असर ले सकती है। अब तक के लिए इतना ही। आइंदा वीडियो देखने के लिए आप कमेंट करें कौन से स्टॉक्स हैं जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं, या फिर कौन से मईशत के बारे में कोई प्रोग्राम्स हैं जिसके बारे में आप राय रखना चाहते हैं। अपनी राय से आगाह ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे।